सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डोमिनेंस प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। डोमिनेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि जो भी कंपनी अपने गेम्स को असेस करना चाह रही है, अपने मार्केट शेयर को इवैल्यूएट करना चाह रही है, पर मैट्रिक्स 2/2 नहीं है और वो सैडल पॉइंट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमने सीखा कि वहीं पर हमें डोमिनेंस प्रिंसिपल लगा के उस मैट्रिक्स को कंप्रेस करना है और उसको 2/2 बनाने की कोशिश करनी है। एंड जब वो 2/2 बन जाए तो अगेन पहले सैडल पॉइंट से ट्राई करना, और नहीं हो तो फिर उसको ऑडोमेंट्स मेथड से सॉल्व कर लेना। क्या फ़र्क है सैडल पॉइंट में और ऑडोमेंट्स में? सैडल पॉइंट में एक सिंगल स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है और ऑडोमेंट्स मेथड में मल्टीपल स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी होते हैं। तो सैडल पॉइंट में अपना आंसर आता है जैसे A1 इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी या A2 इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। पर जब हम ऑड्स मेथड लगाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं A1 A2 दोनों ही अच्छा है, और उसके फ्रैक्शन हम बता देते हैं कि 2/14 मतलब 12/14 2/14 वट एवर बी द प्रोबेबिलिटी। तो कल होमवर्क दिया था क्या मैंने कोई? तो कल होमवर्क नहीं दिया था तो आज एक एग्जाम्पल करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन 4। मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि मैंने जब आपको कल डोमिनेंस प्रिंसिपल के स्टेप्स लिखवाए थे ना, तो मैंने लिखवाया था कि इफ़ ऑल द वैल्यूज इन अ रो आर इक्वल टू और लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन अनदर रो, देन दैट रो कैन बी डिलीटेड। एंड सेम रूल हमने कॉलम में अप्लाई किया था। इफ ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम आर मोर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन अनदर कॉलम, देन दैट कॉलम कैन बी डिलीटेड। पर वहाँ मैंने कुछ एवरेज वर्ड भी लिखवाया था ना कि एवरेज से भी कंपेयर करना है। तो वही चीज़ हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर है आपका 559। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 559। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 559 बोल रहा है जॉय गिवर्स एंड मिलन टॉयज आर द टू मैन्युफैक्चरर्स हु ऑलवेज compete with each other। तो ये भी दोनों गेम खेलते रहते हैं, कौन ज़्यादा मार्केट शेयर ले जाएगा, कौन ज़्यादा बेचेगा, with each other to increase the respective market shares। For both companies, the marketing team work with close coordination with the design team and always come out with attractive toys which are normally in great demand। Normally इनकी डिमांड इनके टॉयज़ की बहुत अच्छी रहती है। To meet the demand, they have various strategic options like ऑप्शंस बता रहे स्ट्रैटेजीज क्या है हमारे पास पर। तो बोल रहे 4 स्ट्रैटेजी है, या तो दिन के 8 घंटे काम कर लो, या फिर 12 घंटे, या 16 घंटे, और या फिर 24 घंटे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एट्सेट्रा विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द मार्केट शेयर। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब किसी और से भी बनवा सकते हैं। आपने इंटर में अगर कभी पढ़ा हो मेक और बाय, कि कुछ चीज़ें खुद नहीं बना सकते तो दूसरों से भी बनवाया जा सकता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। तो बोल रहा है अलग अलग ऑप्शन है, या तो 8 घंटे काम कर लो, या 12 घंटे, या 16 घंटे, या 24 घंटे, या दूसरों से बनवा लो, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द मार्केट शेयर। Joy givers have decided not to go for all the strategies and set up the following payoff matrix in which the percentage increase in market share is given against different strategies of Millen toys। तो आपको 2 कॉम्पिटिटर के बारे में बता दिया गया है, और अच्छी बात यह है कि मैट्रिक्स गिवन है। तो बोल रहा है जो जॉय गिवर्स है ना, जे लिख देते हैं, ये बोल रहे हैं या तो हम 12 घंटे काम करेंगे, या हम 16 घंटे काम करेंगे, या हम 24 घंटे काम करेंगे,
यही हमारी 3 स्ट्रैटेजी है। और जो मिलन टॉयज़ है वो बोल रहे हैं या तो हम 8 घंटे काम करेंगे, या 12 घंटे काम करेंगे, या 16 घंटे काम करेंगे, या फिर दूसरों से बनवा लेंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये इस तरह से काम होता है तो इनकी वैल्यूज़ है 8, 10, 9, 14 एंड 10, 11, 8 एंड 12 एंड 13, 12, 14 एंड 13। मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जॉय गिवर्स या मिलन टॉयज? मैट जॉय गिवर्स, जॉय गिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं अपन। अच्छा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोल दिया है कि डोमिनेंस प्रिंसिपल ही लगाना है। अगर आपका 12, 16, 24 लिखने का मन नहीं है तो आपको याद है ना, हम लिखते थे J1, J2, J3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इनको M1, M2, M3 और M4 भी लिख सकते हो। ये तो जस्ट डिनोशन है कि M1 का मतलब क्या है। M1 का मतलब 8 आवर्स, M2 का मतलब 12 आवर्स। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज। हम ऑप्टिमम गेम ही तो निकालना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द गेम। तो पहले स्टूडेंट्स लगाइए, नॉर्मली हम लोग लगाते हैं सैडल पॉइंट अप्रोच। तो एक बार लगा के देखिए सैडल पॉइंट अप्रोच। रो मिनिमम फर्स्ट रो में लोएस्ट बोलिए 8, सेकेंड रो में लोएस्ट 8, थर्ड रो में लोएस्ट क्या हो गया 12, कॉलम मैक्सिमम में मैक्सिमम हो गया 13, और आपका 12, 14 एंड 14, और रो मिनिमम में से लोएस्ट कौन सा है 8, मैक्सिमम देखते हैं तो 12, और कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम क्या है 12। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सैडल पॉइंट से सॉल्व हो रहा है, पर क्वेश्चन ने मना कर रहा है कि इस अप्रोच से करो। क्वेश्चन ने लिखा है यूज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो जब उन्होंने बोल दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाना है, तो इसका मतलब फिर सैडल पॉइंट अप्रोच ट्राई भी नहीं करना है। फिर समझ में आ रही ना मेरी बात? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सैडल पॉइंट से हो जाएंगे, पर फिर भी जब क्वेश्चन बोल दे कि ये अप्रोच लगाना है तो फिर लगाना है। जैसे कोई क्वेश्चन सैडल पॉइंट से हो रहा हो पर लिखा हुआ है ऑडोमेंट्स मेथड लगाना है, तो फिर लगाना है। फिर चॉइस नहीं है फिर वहाँ पर, फिर वहाँ हिट एंड ट्रायल नहीं चल रहा है, फिर तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाना ही लगाना है। तो सैडल पॉइंट से हो जाता, बेस्ट स्ट्रैटेजी J3 और M2 आ जाता, पर वो बोल रहे हैं नहीं, इससे नहीं करो। तो अब बताओ, डोमिनेंस के अकॉर्डिंग फिर आपको इस मैट्रिक्स को छोटा करना पड़ेगा। इट इज़ अ 3/4 मैट्रिक्स। तो पहले एक कॉलम हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। रो ऑलरेडी 3 है, अरे हटाएंगे ना, कॉलम हटाएंगे या रो हटाएंगे? कॉलम ही हटाएंगे ना। तो कॉलम हटाना है, तो कॉलम में किसको हटाते थे, जो मोर है या जो लेसर है? मोर। तो देखो जरा कौन सा हट रहा है, M4 हट रहा है। कौन डोमिनेट कर रहा है M4 को? M1 M2 दोनों से ही हो रहा है भाई। M1 से कंपेयर करें तो 8 और 14 में 14 बड़ा है, 10 और 12 में 12 बड़ा है, और 13 और 13 में इक्वल है। तो M4 हट सकता है। और एंड इफ यू कंपेयर इट विथ M2, तो 10 और 14 में भी 14 बड़ा है, 11 और 12 में भी 12 बड़ा है, और 12 और 13 में भी 13 ही बड़ा है। तो M4 डोमिनेट हो रहा है। M3 से कंपेयर करें तो नहीं हो रहा है, 9 और 14 में 14 बड़ा है, 8 और 12 में 12 बड़ा है, पर 14 और 13 में तो 14 बड़ा हो गया ना। तो हम लिख देते हैं M1 डोमिनेट्स M4, या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, M4 इज बीइंग डोमिनेटेड एंड विल बी डिलीटेड, एंड विल बी डिलीटेड। तो मैंने आपको कल बताया था कि
ऐसे कोई रूल नहीं है कि रो ही होगा या कॉलम ही डिलीट होगा, कोई भी डिलीट हो सकता है पहले, बट यहाँ कॉलम ही डिलीट करना है क्योंकि 3/4 है, तो फोर्थ कॉलम को हटाना पहले ज़रूरी था, जिससे ये 3/3 तो बने। तो अगर 3/3 बनाएंगे तो M1 M2 M3 बच जाएगा, और J1 J2 J3, तो 8 10 9 10 11 8 13 12 एंड 14। तो मैट्रिक्स बन गया 3/3। डोमिनेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको 2/2 तक लेके जाना है। तो ये नहीं कि आप लगा दो सैडल पॉइंट, ऐसा नहीं है, 2/2 तक ही लेके जाना है। तो अब या तो रो हटाए या कॉलम हटाए, तो चेक करिए। रो में हटाने हैं तो लोअर को हटाते हैं, J1 हट रहा है J3 से, J3 J1 को हटा सकता है क्योंकि 13 और 8 में लोअर है 8, 12 और 10 में लोअर है 10, और 14 और 9 में लोअर है 9। तो हम बोलेंगे J3 डोमिनेट्स J1। हाँ बोलो। हाँ दोनों ही, J3 J2 दोनों ही कर सकता है। नहीं, J2 हट सकता है, हाँ राइट। J3 J1 को भी हटा सकता है और J2 को भी हटा सकता है। तो ठीक है, J1 हटा दिया हमने। वैसे आंसर तो अपने को पता ही है कि 12 है आंसर, मैंने सैडल पॉइंट से तो आपको हिंट दे ही दिया है। J3 रहना ज़रूरी है, J2 हटाओ चाहे J1 हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो J3 डोमिनेट्स J1 एंड विल बी डिलीटेड। ये बात समझ में आया ना? लास्ट लाइन क्या बोला मैंने कि सैडल पॉइंट से सॉल्व किया था तो पता था कि 12 आंसर है, तो मतलब J3 तो रहेगा, J2 हट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, J1 हट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं J1 हटा दूँ और आगे सॉल्व ही नहीं हो, तो फिर रिवर्स आना पड़ेगा कि अच्छा J2 हटाओ फिर सॉल्व होए शायद। J3 dominates J1 and can be deleted। तो ये बच जाएगा J2 और J3, M1 M2 M3। तो ये हो गया आपका 10 11 8 13 12 एंड 14। जैसे असाइनमेंट में नहीं होता था क्या कि नंबर ऑफ लाइंस बनाओ, तो अब वो लाइन बनाने के तो बहुत सारे ऑप्शन होते थे ना, कि हम रो हटाए कि हम कॉलम हटाए। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, डोमिनेशन में जब हटाने की बात आ रही तो J1 भी हट सकता है J2 भी हट सकता है। अब हटाना है कॉलम, मोर वाले को हटाते हैं। बताइए कौन सा कॉलम हट रहा है? कोई सा भी नहीं हट रहा। 10 और 11 में करूँ तो 11 बड़ा आ रहा है, 13 और 12 में 12 छोटा आ रहा है, नहीं बैठ रहा ये तो। अच्छा 10 और 8 में 10 बड़ा है, पर 13 और 14 में 14 बड़ा है, तो ये तो हट ही नहीं रहा और हटाना ज़रूरी है। डोमिनेंस प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा आप बोल रहे हो वो वाला अप्रोच लगाते कि सर अगर ऐसा करते कि J2 रख लेते और J3 रख लेते और M1 M2 सॉरी J1 रख लेते, तो 8 10 9 और 13 12 14 आ जाता। इससे हो रहा है? इससे हो रहा है, तो मतलब इससे कर सकते थे। पर बात ये आ रही है अगर यहीं पे रह गए तो क्या इधर से भी हो सकता है क्या? तो अब मेरा एक बार वो स्टेप पढ़ो जो मैंने आपको कल लिखवाया था, एवरेज वाली लाइन पढ़ो। कॉलम हटाने के लिए रूल क्या था कि व्हेन ऑल द वैल्यूज इन अ रो
in a column are more than or equal to the corresponding values in another row, और क्या लिखा था, एवरेज ऑफ द कॉलम्स, कॉलम्स की बात हो रही थी तो एवरेज ऑफ द कॉलम्स। तो एवरेज से भी चेक कर सकते हो। तो एवरेज में कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो M1 को फ्रीज कर दूं मैं, M1 तो ऐसे ही रहने दो, और ये जो M2 और M3 जो है ना इनका टोटल कर दो, M2 और M3 का टोटल कर लो। तो 11 प्लस 8 कितना हुआ, बोलिए। 11 प्लस 8 19, इसका एवरेज कर दो क्योंकि दो आइटम ऐड किए तो डिवाइड बाय 2। तो क्या 10 9.5 से बड़ा है, 10 इज मोर देन 9.5। और ऐसे ही 13 तो एज इट इज रख लो, और 12 और 14 का एवरेज कर लो। तो 13 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो या मोर देन आ जाए या इक्वल आ जाए, यही पढ़ रहे थे हम लोग। पर अब की बार वो एवरेज से ज़्यादा आ रहा है तो भी आप उस कॉलम को डिलीट कर सकते हो। मतलब अब भी M1 डिलीट हो सकता है। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ अगर कभी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर नहीं हो तो आप उसके एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हो। तो एक 3 कॉलम थे तो एक को फिक्स कर लिया, बाकी दोनों के एवरेज से कंपेयर कर लो। बीच वाले को फिक्स कर लो, फर्स्ट 3 का एवरेज कर दो, फर्स्ट और थर्ड का। थर्ड वाले को फिक्स कर लो, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज कर लो। तो अगर उससे भी मैच हो गया तो फिर आप डिलीट कर सकते हो। तो M1 कैन बी डिलीटेड, M1 डिलीट हो सकता है। तो वो तो बिल्कुल सही बात है कि J2 को अगर हटा देते तो वैसे ही आ रहा था आंसर। अच्छी बात है ये कि आ रहा था, पर आपको एक ये भी अप्रोच सिखाना चाह रहे हैं कि अगर नहीं आ रहा हो तो एवरेज से भी चेक कर सकते हो। वो लाइन इसीलिए लिखवाई थी कि एवरेज भी यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से शो कर देना इसको, है ना, कि 10 9.5 से बड़ा है और 13 इसके बराबर है। तो बचा क्या मैट्रिक्स में फिर, J2 और J3 और M2 और M3। और मैं तो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे तो शुरू से ही पता है कि आंसर वैसे भी 12 ही है। तो आपको जिसको मर्जी है हटाना है हटाते रहो, पर M2 बिल्कुल नहीं हटने वाला और J3 बिल्कुल नहीं हटने वाला। चाहे J1 हट जाए, चाहे J2 हट जाए, चाहे M1 हट जाए, चाहे M3 हट जाए, चाहे M4 हट जाए, पर सैडल पॉइंट से अगर ये सॉल्व हो रहा था ना तो डोमिनेंस से भी आंसर तो वही आएगा। तो M2 में आ गया 11 और 8, और ये हो गया 12 और 14। 2/2 होने के बाद वापस लगाना तो सैडल पॉइंट ही है। तो रो मिनिमम इज 8 एंड 12, कॉलम मैक्सिमम 12 एंड 14, रो मिनिमम का मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम, इसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमिन। बट रिमेंबर कि ऐसा नहीं कि सर पहले स्टेप में हो रहा था सैडल पॉइंट, हमने तो उसी से कर दिया था। अगर डोमिनेंस प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो डोमिनेंस प्रिंसिपल लगा के ही सॉल्व करना है, आंसर वही आएगा। आप बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लीजिए चाहे स्टार्टिंग में, आंसर वही आएगा। अगर सैडल पॉइंट से हो रहा है तो डोमिनेंस प्रिंसिपल से भी आंसर वही आएगा। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज J3 M2, जॉय गिवर्स के लिए थर्ड और मिलन टॉयज के लिए सेकंड। और वैल्यू ऑफ गेम इज 12। आगे सबको,
तो ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आज आप लोग होमवर्क कर लेना ना। कल एक 5th दिया था क्या मैंने होमवर्क? शायद नहीं दिया था। दिया ही नहीं कल। अच्छा, क्वेश्चन 1 निकालिए। क्वेश्चन 3 आज होमवर्क है, क्वेश्चन 1 निकालिए। ये लिख लिया सबने? हो गया सबका इलस्ट्रेशन? क्वेश्चन नंबर 1, पेज 570। अगेन वही 3/4 का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/4, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। आप बोलोगे सर ऐसा बोलना ज़रूरी है क्या? 3/4 है, 2/3 है। एक्चुअली जो टॉपिक 4 पढ़ाऊँगा ना, उसमें ऐसे ही बोलना है, तो थोड़ी सी हैबिट बना रहा हूँ उसकी आपकी। टॉपिक 4 टॉपिक 5 में हम ऐसे ही बोलेंगे, तो इसलिए उसका एक हैबिट बना रहा हूँ। तो 1 7 3 4 5 6 4 5 7 2 0 3। यहाँ लिखा नहीं है कि किससे करना है, बस बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। तो जब लिखा नहीं है कि डोमिनेंस प्रिंसिपल ही लगाना है, तो फिर तो सैडल से ही शुरू कर दें। देखो हो रहा है क्या? बस आ गया आंसर। तो बस इलस्ट्रेशन में और क्वेश्चन में यही फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ कि उस इलस्ट्रेशन में भी सैडल पॉइंट से हो रहा था सॉरी, बट उसमें लिखा हुआ था कि डोमिनेंस प्रिंसिपल लगाओ। इसमें भी हो रहा है बट लिखा नहीं है, तो फिर तो डायरेक्ट ही बोल देंगे ना सैडल पॉइंट से ही। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी हो गई आपकी A2 B3। और बस ऐसे ही कुछ मैंने होमवर्क दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्या है, डोमिनेंस प्रिंसिपल के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। मैंने रीज़न बता दिया था आपको कि एग्ज़ाम में आया ही ये, मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट से ही है। सिलेबस 22 में ही ऐड हुआ था ये चैप्टर, उससे पहले नहीं होता था, तो इसलिए एग्ज़ाम के ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। तो हम इतना ही कर ले, सफिशेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम टॉपिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 इज 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स स्लैश इस मेथड को हम बोलेंगे ग्राफिकल मेथड स्लैश एरिथमेटिक मेथड। 2/3 मैट्रिक्स बोल लो या तो, और या फिर बोल लो ग्राफिकल मेथड या एरिथमेटिक मेथड। मतलब ये मेथड लगेगा ही तब जब मैट्रिक्स 2/3 के फॉर्म में ही होगा। 3/3 4/3 ये सब सॉल्व नहीं कर सकता, ये 2/3 में ही होना ज़रूरी है, तब ये मेथड लगा सकते हो आप। तो जैसे आप बोलो सर मान लो कोई 4/4 मैट्रिक्स है, हम उसको 2/3 तक ले गए, फिर ये लगा सकते हैं क्या? यस। बट फिर मैं यही बोलूँगा जब 2/3 तक ले ही गए हो, तो फिर आप अपने वही डोमिनेंस प्रिंसिपल लगा के 2/2 कर ही लेना ना। बट हाँ, ये भी एक अप्रोच है, ग्राफिकल और एरिथमेटिक मेथड लगाओ। इसमें क्या होगा, सीधे मैट्रिक्स आपको 2/3 फॉर्म में ही दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार लिखिएगा मत, पहले समझिएगा क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि वही A1 है और A2 है, B1 B2 B3 है,
1 3 12 और 8 6 2। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, 2/3 के फॉर्म में है, 2 रो 3 कॉलम। अच्छा, अगर डोमिनेंस प्रिंसिपल लगाने चाहते हैं, 2/2 बनाना चाहते हैं, तो एक कॉलम हटाना पड़ेगा। कॉलम वो हटता है जो बड़ा वाला है। बता सकते हो कौन सा हट सकता है इसमें से? 1 3 में 3 बड़ा है, पर 8 6 में 8 बड़ा पड़ रहा है। 1 12 में 12 बड़ा है, पर 8 2 में 8 बड़ा है। 3 12 में 12 बड़ा है, पर 6 2 में 6 बड़ा है। तो नॉर्मल से तो हो नहीं रहा, एवरेज वाला रूल लगा लो। अभी एवरेज भी तो सिखा दिया मैंने। तो एवरेज वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 + 3 कर दूं, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? करो ना, 1 + 3 डिवाइड बाय 2, 2। तो इट इज लेस देन 12, 12 बड़ा है। पर जब 8 + 6/2 करूँ तो 14 आ रहा है। हाँ, मतलब 14 डिवाइड बाय 2 7, पर ये तो 2 से बड़ा आ रहा है। इन दोनों के एवरेज से तो होगा नहीं। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज करके देख लो। 1 + 12/2, तो क्या इस मतलब ये 3 से बड़ा आ रहा है। और अगर इधर 8 + 2 डिवाइड बाय 2 करूँ तो 6 से छोटा आ रहा है। मतलब एवरेज से भी नहीं हो रहा ये तो, मतलब इसमें डोमिनेंस लग ही नहीं पा रहा है। ऐसा मैट्रिक्स दे दिया इन्होंने 2/3, कॉलम किसी हाल में ही नहीं हट रहा। तब जाके इस मेथड को लगाने की कोशिश करना, वरना अगर पुराने अप्रोचेस से हो रहा है तो करो, फिर ये नया मेथड मत लगाओ आप। पर जब लगे कि डोमिनेंस भी नहीं लग रहा और मैट्रिक्स 2/3 के फॉर्म में नजर आ रहा है, देन यूज दिस मेथड, जो नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ग्राफिकली या एरिथमेटिकली, मतलब जैसे कर रहे थे अभी मैथ्स की तरह से, वैसे ही कर लो। तो पहले मैं एरिथमेटिक मेथड सिखा रहा हूँ। एज पर एरिथमेटिक मेथड हमको यहाँ पर 3 सबसेट ऑफ गेम बनाने हैं। सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3। पहले एरिथमेटिक मेथड बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो सकता है, ग्राफिकली भी और एरिथमेटिकली भी, और दोनों से आंसर सेम आता है। तो पहले एरिथमेटिक मेथड बता रहा हूँ, पहले देखना, लिखने की जल्दी मत करना। एज पर एरिथमेटिक मेथड आप इसको 3 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। ये मैट्रिक्स है 2/3, तो मैं बोल रहा हूँ इसको 3 2/2 गेम में कन्वर्ट कर दो। 2/2 गेम कैसे हो जाएगा? A1 A2 ले लो, ये तो रो 2 है ही, और कॉलम में B1 और B2 ले लीजिए। ये एक गेम हो गया, इसे B3 इग्नोर कर दिया मैंने। दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें A1 और A2 तो रहेगा, और B1 B3 ले लो। और एक तीसरा मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें आपका A1 A2 तो रहेगा, और साथ में B2 और B3 ले लो। भाई आप भी समझ रहे थे कि एक कॉलम हटाना था ना, तो मैंने 3 ऑप्शन बना दिए। एक बार B3 हटा दिया, एक बार B2 हटा दिया, और एक बार B1 हटा दिया। क्योंकि एक्चुअल में तो हट ही नहीं रहा था ना, डोमिनेंस प्रिंसिपल लग तो पाया नहीं, तो अपन ने एक एक करके 3 हटा दिए। सर ऐसे ही अगर 4 हो जाते, मान लो B4 भी होता, फिर आप कितने सबसेट बनाओगे?
तो आई हैव क्लियरली टोल्ड कि ये मेथड लगाना ही तब है जब 2/3 ही होगा। तो मतलब 4 का तो सवाल ही नहीं उठता ना कि 4 होंगे तो क्या होगा। ये तो लगाना ही तब है जब 2/3 होगा। ठीक है, तो इसलिए 3 केस से ज़्यादा कभी बनेगा नहीं। तो ये डू नॉट वरी कि अगर और कॉलम होते तो फिर क्या करते। तो बताइए B1 B2 में ये हो गया 1386 और ये हो गया आपका 82 और ये हो गया आपका 312 एंड 6 और 2। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको। बस बचा ही क्या अब तो। ये 2/2 मैट्रिक्स बन गए जैसे अभी कर रहे थे आप। 2/2 मैट्रिक्स हो गए तो या तो सैडल पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा या ऑर्डोमेंट से सॉल्व हो जाएगा। पहले सैडल पॉइंट ट्राई करोगे, रो मिनिमम 1, इधर 6, कॉलम मैक्सिमम 8 और इसमें 6, इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम। तो वैल्यू ऑफ गेम कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ गेम कितना आ रहा है 6। पर ऐसा नहीं कि ये सॉल्व हो गया तो अगला सॉल्व नहीं करना है, नेक्स्ट भी करना है। सबसेट 2 को भी सॉल्व करोगे तो मिनिमम 1, मिनिमम 2, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 12, सॉल्व ही नहीं हुआ क्योंकि इसका तो मैक्सिमम 2 पर इसका मिनिमम 8 है। तो फिर ऑर्डोमेंट्स मेथड लगाएंगे और ऑर्डोमेंट्स मेथड लगाएंगे तो A1 A2 B1 B2, तो 1 12 8 और 2। तो ऑर्डोमेंट्स के अकॉर्डिंग 1 और 12 का डिफरेंस बोलिए 11 और 8 और 2 का डिफरेंस 6, टोटल 17। और इधर 1 और 8 का डिफरेंस 7 और 12 और 2 का डिफरेंस 10, टोटल 17। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालिए 1 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 11 एंड डिवाइडेड बाय 17। 1 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 11 डिवाइड बाय 17, 5.53। और ऐसे ही सबसेट 3 को सॉल्व करिए। ये ज़रूरी नहीं कि सबसेट 2 ऑर्डोमेंट से हुआ तो सबसेट 3 भी ऑर्डोमेंट से ही होगा, वो सैडल से भी हो सकता है। तो रो मिनिमम 3 और इधर 2, इधर आपका 6 और ये 12। तो इसका मैक्सिमम 3, इसका मिनिमम 6 नहीं हो रहा, तो अगेन इसको भी ऑर्डोमेंट से ही सॉल्व करेंगे। तो 3 12 6 2 डिफरेंस हो गया 9 और 4 और इधर हो गया 3 और 10, टोटल 13। तो बताओ वैल्यू ऑफ गेम कितना। वैल्यू विल बी 3 इंटू 4 एंड प्लस 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 13। 08 बोल दूँ, 5.08 बोल दूँ। यहाँ तक समझ में आया सबको। अच्छा सर, ये स्टार्टिंग में ही सैडल पॉइंट से नहीं हो रहा था क्या, वो भी चेक कर लो क्योंकि लिखा तो नहीं था क्वेश्चन मान लो। तो एक बार देख लेता हूँ, रो मिनिमम 1, इसमें 2, कॉलम मैक्सिमम 8, 6 और 12। तो ये नहीं हो रहा था सैडल पॉइंट से ना, तो सैडल पॉइंट से भी नहीं हो रहा, ऑर्डोमेंट लग नहीं पाता क्योंकि 2/2 नहीं है, डोमिनेंस लगा नहीं पा रहे थे। तो एक ही तो चॉइस बचा ना कि अब इसको टॉपिक 4 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग पहले एक बार। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये एक्चुअली आपका इलस्ट्रेशन 5 है। पेज नंबर इज 562। हाँ सॉरी, इलस्ट्रेशन 5 पेज 562 है।
तो रिमेंबर, ग्राफिकल मेथड या अरिथमेटिक मेथड ओनली तभी लगाना है जब वो मैट्रिक्स 2/3 में ही हो और डोमिनेंस लगा के हम उसको 2/2 बना नहीं पा रहे हैं। अगर डोमिनेंस लगा के 2/2 बन रहा है तो फिर वो ट्रेडिशनल जो थर्ड टॉपिक तक पढ़ा था वही करना है। ये लिख लिया क्या सबने यहाँ तक? अच्छा, मैंने ना 3 आंसर निकाल दिए एक्चुअली। मैंने 3 आंसर निकाल दिए, तो तीनों थोड़ी आंसर होंगे, तो आपने 3 ऑप्शन बना दिए बेसिकली। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर है? तो ना ये मैट्रिक्स 2/3 था, एक बार सुन लो, ये मैट्रिक्स 2/3 था, मतलब ये A1 A2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। तो ये क्या बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीतूंगा या मैं कम से कम कितना जीतूंगा? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमम क्या रहता है जो बी के लिए भी ऑप्टिमम बन जाए? कम से कम कितना जीतूंगा, यही आपको फर्स्ट डे बताया था कि ए ये सोचता है कि मैं कम से कम कितना जीतूंगा। तो मैंने क्या 3 आंसर निकाल दिए। तो क्योंकि ए ये सोचता है कि हम कम से कम कितना जीतेंगे, 5.08 आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लोएस्ट ऑफ द थ्री, लोएस्ट ऑफ द थ्री सबसेट्स, लोएस्ट of the 3 subsets will be the optimum strategy। तीनों में से जो लोएस्ट वैल्यू जनरेट कर रहा है ना, वो देखा जाएगा फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू। और इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एज, हम बोलेंगे 4/13 एंड 9/13, 4/13, 9/13, और बी के लिए हो गया 10/13, 3/13, और वैल्यू ऑफ गेम इज 5.08। 2/3 में ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो एक्चुअली ये मैट्रिक्स उल्टा भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। वो टॉपिक 5 है, अभी टॉपिक 4 पढ़ा रहा हूँ। 2/3, 2/3 का ये रूल है कि लोएस्ट देखना है। लिख लिया ये सबने? तो इजी था ना। अरिथमेटिक मेथड क्या बोलता है कि 3 ऑप्शन बना लो और जिस ऑप्शन में सबसे लोएस्ट आ रहा है उसको बेस्ट मान लो, और क्या। पर अगर ये हम अरिथमेटिकली नहीं करना चाहते, हम इसको ग्राफ बना के करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इलस्ट्रेशन 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था सॉल्व द गेम बाय पे ऑफ द मैट्रिक्स, पर लिखा नहीं था कि ग्राफिकली करो या अरिथमेटिकली करो। तो मैंने अरिथमेटिकली भी कर दिया, अब मैं इसको ग्राफिकली भी कर रहा हूँ। ग्राफिकली मतलब आपको एक डायग्राम बनाना है। अभी जैसे सुना हो लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर होता है जिसमें हम लोग ग्राफ्स पेपर पे डायग्राम बना के आंसर देते हैं, वो अपने कोर्स में है, क्यूटी में है, लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड से करो। तो वैसे ये भी ग्राफिकल मेथड से कैसे हो सकता है, अगेन देखना, पहले नया है थोड़ा आप लोग के लिए। एज पर ग्राफिकल मेथड आपको 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस बनाने हैं
हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं और वर्टिकल स्टैंडिंग होते हैं, तो बोलते हैं ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो वैसी वर्टिकल लाइन, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन बनाने हैं और इनका नाम रहेगा A1 और A2। तो सर दो ही लाइन क्यों बनाया आपने? मैट्रिक्स क्या था 2/3, तो उसमें ए के पास कितने स्ट्रेटेजी थे? दो, A1 और A2। तो बस वही A1 A2 आपको दो वर्टिकल लाइन बनाने हैं। तो सर अगर 3 होते तो 3/2 तो पढ़ा ही नहीं रहा ना मैं, अभी 2/3 पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए दो ही होंगे, 3 नहीं होंगे, है ना। वो टॉपिक 5 है, जब 3 होंगे, अभी 2 ही है, इसलिए 2 ही वर्टिकल लाइन बनेंगे। प्लीज़ रिमेंबर 2 ही लाइन बनेंगे। अच्छा, इनमें आप पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए। पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए का मतलब है, जैसे अगर हम मैट्रिक्स में वैल्यूज़ देखें, मैट्रिक्स में वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 3 12 8 6 और 2। 1 3 12 8 6 और 2 है क्या? अरे है नहीं है। इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है? लोएस्ट वैल्यू पूरे मैट्रिक्स में 1। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो आपको 1 से लेके 12 तक इसमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, है ना। जो लोएस्ट है वहाँ से स्टार्ट करोगे और जो हाईएस्ट है वहाँ तक जाओगे। सेम A2 में भी करना है। कर लो, एक काम करो, इतना तो कर ही लो। ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको। दो वर्टिकल लाइंस बनाने पैरेलल और लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक पॉइंट प्लॉट कर देना है, मैट्रिक्स की लोएस्ट वैल्यू से लेके मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू तक। हो जाए तो बोलना। ठीक है, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? अगेन साथ साथ मत करना, पहले एक बार रुक जाना। देखिए, हमने A1 और A2 की दो लाइन बना दिया ना, मैट्रिक्स आपके सामने मैंने बना दिया जिससे मैं इसको पॉइंट कर सकूं। तो हमने A1 और A2 की दो लाइन बना दी। इसमें हमको पता है लोएस्ट वैल्यू 1 आएगी और हाईएस्ट वैल्यू 12 आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब आप कॉलम वाइज पढ़ोगे। तो बताओ A1 पे B1 कितना वैल्यू बोल रहा है? A1 और B1, तो A1 पे 1 ढूंढोगे आप और उस पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे, है ना। A1 पे B1 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ 1 पे हाईलाइट कर दिया डायग्राम में। मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ये 1 हो गया मेरा। और फिर ऐसे ही A2 पे B1 कितना है? 8, तो ये A2 लाइन है, तो A2 पे B1 कितना है? 8। ये दोनों हाइलाइटेड पॉइंट नज़र आ रहे हैं क्या? A1 पे B1 कितना है? 1। और A2 पे B1 कितना है? 8। और दोनों को ज्वाइन कर देना, दोनों को ज्वाइन कर देना। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? B1।
ये लाइन क्या कहलाएगी, B1। तो A1 B1 पे कितना है, वो 1, और A2 पे B1 कितना है, 8। तो हमने ज्वाइन कर दिया 1 से 8 को। ये समझ में आया क्या कैसे बनाया? फिर रिपीट कर रहा हूँ। A1 पे B2 कितना है, 3। तो A1 पे B2 है 3, और A2 पे B2 कितना है, 6। और इन दोनों को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये लाइन क्या हो गई, B2। कर लो यहाँ तक। कर लिया क्या? और लास्ट क्या बच गया है, A1 पे B3 12, और A2 पे B3 2। इनको भी ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका B3। हो गए ये सब इंटरसेक्ट एक दूसरे से। अब इस तीनों लाइन में जो ये B1 B2 B3 तीन लाइन बनाई आपने ग्राफिकली, इन तीनों का कॉमन एरिया ढूंढना है आपको। कॉमन एरिया, अब कॉमन एरिया तो बहुत निकल जाएंगे इन तीनों लाइन के, पर हमको लोअर साइड का कॉमन एरिया ढूंढना है। तो मतलब इन तीनों का जो कॉमन एरिया है ना, वो ये निकल रहा है, लोअर साइड है ना। लोअर ही क्यों सर? लोअर का रीज़न वही कि हम लोग जब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते थे तो हम रो मिनिमम देखते थे ना, कि मिनिमम क्या रहेगा और मिनिमम में से मैक्सिमम क्या रहेगा। तो वही लोअर साइड देखोगे कि लोअर वाला एरिया कॉमन है, और वो जो कॉमन एरिया है ना, उसमें से जो पीक पॉइंट है इसका, पीक मतलब उसका टॉप पॉइंट, तो ये मेरा कॉमन एरिया आ रहा है ना, ये कॉमन एरिया निकल रहा है। तो इसका पीक पॉइंट ये निकलेगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, आपको दिख रहा हो तो। इस कॉमन एरिया का पीक पॉइंट हो गया क्या ये? हो गया। बताओ ये पीक पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है? कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है ये पीक पॉइंट? B2 B3। बस आंसर आ गया आपका। मैंने भी बताया 3 ऑप्शन बनाए थे, उसमें से बेस्ट कौन सा था, जिसमें B1 B2 था, या B1 B3 था, या B2 B3 था? तो तो ग्राफिकली पता चल गया कि आपको तीनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तीसरा सबसेट बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फर्जी सा मेथड है, बट जो है वो यही है। ठीक है, एरिथमेटिक मेथड फिर भी चलो लॉजिकल लगा कि 3 ऑप्शन बनाए। ठीक है, ये बोलता है कि आप तो ग्राफ बनाओ, और ग्राफ में से जो आपका पीक पॉइंट निकलेगा लोअर में से, उसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम दे देंगे B2 B3। तो इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स है वो बचेगा A1 A2 B2 B3, और फिर इसको सॉल्व कर दो। 3 12 6 2, वी नो कि ये ऑडोमेंट से ही होता है, तो 9 4
और 3 और 10 13 वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी 3 into 4 प्लस 6 into 9 डिवाइड बाय 13। ग्राफिकल मेथड इसी को बोलते हैं। आया क्या सबको ग्राफ बनाना है या फिर से बताऊं? एनीवन जिसको लग रहा हो कि ग्राफ दोबारा बता दो। ये बनाना है, ये लिखना है वापस, है ना? ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना पॉइंट निकालेंगे और फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे। तो मैं ये मेथड क्यों ही लगाऊं अगर मेरा टॉपिक 1 या टॉपिक 2 या टॉपिक 3 से ही सॉल्व हो रहा हो? तो वाई विल आई गो टू ग्राफिकल मेथड? पर अगर एग्जाम में लिखा हुआ ही आ गया कि ग्राफिकली ही करो, या एग्जाम में ऐसा मैट्रिक्स दे दिया कि 2/3 के आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो फिर हमको तो ये करना ही पड़ेगा ना। तो एक्चुअली आपके बुक में एरिथमेटिक मेथड दिया हुआ नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में ग्राफिकल मेथड ही दिया हुआ है, एरिथमेटिक मेथड नहीं दिया हुआ है। मैंने करवा दिया आपको एरिथमेटिक की, ये भी एक तरीका होता है, बट प्रिफर ग्राफिकल मेथड ओनली। अगर आ जाए 2/3 का क्वेश्चन तो ग्राफिकली ही करके आना। हाँ बोलो। ग्राफ नहीं मिलेगा, नॉर्मली बनाना है। जैसे क्वेश्चन 4 देखिए, पेज 571। क्वेश्चन 4 पेज 571। बिकॉज कल संडे है तो क्लास भी नहीं रहेगी, तो आप लोग एक काम करिएगा, थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क है, और इसके एमसीक्यू भी कर लेना। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और एमसीक्यू भी कर लीजिएगा इसका। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म सही है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4। क्या आपको लगता है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो? मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 2, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 2 और -4 5 और 8। हाँ सॉरी, हाँ ये तो 3/2 हो गई सर। तो याद रखना, जो अभी अप्रोच सिखाया है उससे नहीं हो सकता ये। ऑल्दो ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ है फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही बदल गया। ये मैट्रिक्स 2/3 नहीं रहा, ये 3/2 हो गया। ये 3/2 मैट्रिक्स हो गया। और अगेन ये भी एरिथमेटिक से भी हो सकता है और ग्राफिकल भी हो सकता है। यही मेरा टॉपिक 5 है एक्चुअली, टॉपिक 5 यही है। खाली मैट्रिक्स का डिज़ाइन चेंज है, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है ऑलमोस्ट। टॉपिक 5 इज 3/2 मैट्रिक्स, या एरिथमेटिक मेथड, या ग्राफिकल मेथड। A1 A2 A3 B1 B2। अच्छा, एरिथमेटिक मेथड के अकॉर्डिंग कितने ऑप्शन बनेंगे? 3। A1 A2 रख लो,
दूसरा ऑप्शन है A2 A3 रख लो, और तीसरा ऑप्शन है कि A1 और A3 रख लो। A1 A3 रख लीजिए। तो 3 2 -4 5, और 2 -2 5 और 8, और इसके अलावा 3 -4 -2 और 8। सॉल्व करिए। सैडल पॉइंट से करे तो -4 2 3 और 5 नहीं होगा, इधर 2 और -2, इधर 2 और 8, तो मैक्सिमम मिनिमम सैडल से हो रहा है। और ये हो गया -4 -2 3 और 8, सैडल से नहीं हो रहा। ऑड्स मेथड लगाएं। 3 -4 2 एंड 5, तो ये 3 ये 7, टोटल 10 आ रहा है। इधर 1 और 9 10 आ रहा है, तो वैल्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 10, 2.3। और 3 -4 -2 8, 10 7 12 5, value is 3 into 10 plus -2 into 7 divide by 17। कितना आ रही है? 3 into 10 और -2 into 7, 30 -14, 16 by 17। 94। अच्छा, इस क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/2 है, तो इसमें हाईएस्ट देखा जाएगा। हाईएस्ट, क्योंकि ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि बी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हार सकता है, क्योंकि बी के पास 2 ही ऑप्शन है, ए के पास 3 ऑप्शन है। तो हाईएस्ट ऑफ ऑल द सबसेट विल बी सिलेक्टेड। तो 2.3 वाला माना जाएगा, मतलब पहला सबसेट माना जाएगा। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हो गई फॉर A is 3/10 7/10, और B is 9/10 1/10, वैल्यू इज 2.3। तो 2/3 में लोएस्ट देखते हैं और 3/2 में हाईएस्ट देखते हैं। ये हो जाए तो बोलना, फिर ग्राफिकली कराना है।
तो अगेन आई विल से ग्राफिकली ही करना, एरिथमेटिक मत करना। एरिथमेटिक बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी हाँ, जब ये चैप्टर बना था तब उसमें एरिथमेटिक मेथड भी था, तो स्टडी मटेरियल ने पता नहीं क्यों नहीं डाला। तो आपको ग्राफिकल ही प्रेफर करना है। हम्म। डन। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग रखते हैं। इसका ग्राफ नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट शायद फेस टू फेस में ही होगा मंडे तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, है ना। आप होमवर्क कर लीजिएगा 3 और 5 और MCQ। आज के लिए इतना ही है ना।